हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग के लिए एक नया टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। ये दो टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के सिलेबस के व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे दो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक तो अम्ल के प्रकार के बारे में और सेकंड बात करने वाले हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। काफ़ी दिनों से लेक्चर नहीं बन रहा था तो मैंने सोचा आज कुछ जन्माष्टमी स्पेशल के दिन, ठीक है, आज के दिन एक नया लेक्चर आप लोग के बना दिया जाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज बोल सकते हो कि जन्माष्टमी स्पेशल में ही आज का ये जो टॉपिक है वो बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ बच्चों लोग ये टॉपिक आप जरूर से जरूर कंप्लीट करिए। ओके, तो यहाँ पे अम्ल के प्रकार सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अम्ल के कितने प्रकार हैं। तो जनरली आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे दो टाइप्स के मैंने यहाँ पे अम्ल के प्रकार लिखा हुआ है। एक तो है प्रबल अम्ल एंड सेकेंड जो है निर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है और इसे वीक एसिड बोला जाता है। अब ये दो टाइप्स के अम्ल किस प्रकार से हुआ, तो ये आयन के आधार पर, ठीक है, आयन के आधार पर यहाँ पे दो कैटेगरी में यहाँ पे अम्ल को डिवाइड किया, मतलब दो टाइप्स में यहाँ पे अम्ल आए हुए हैं। तो जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे प्रबल अम्ल के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हों तो ऐसे अम्लों को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर इसे प्रबल अम्ल भी कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया। तो ऐसे एसिड जो होते हैं वे प्रबल अम्ल में आते हैं। अब क्यों आते हैं बच्चों लोग, तो ये आप लोग को सबसे पहले बता दूं। सपोज कोई एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करवाया गया है, वाटर में डाला गया है और वाटर में डालने पर क्या हुआ, वो H+ आयन स्प्लिट हो गया उसमें से, उस अम्ल में से। अब क्या होगा, यहां पे सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स थे। ओके, कितने मॉलिक्यूल्स थे, 10 मॉलिक्यूल्स थे और स्प्लिट होने के बाद भी 10 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हुआ, मतलब पूर्ण रूप से वियोजित हुआ है, कुछ तो बचा नहीं है। यहाँ पे 10 थे, 10 पूरे स्प्लिट हो गए, तो अब बचा ही नहीं, मतलब पूर्ण रूप से जब आयन जो है वो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा हो या आयनित हो रहा हो तो ऐसे एसिड को बोला जाता है प्रबल अम्ल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2SO4 का भी कर सकते हो, ठीक है। H2SO4 है, ये क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा तो H+ आयन अलग हो जाएगा और SO4 2- से अलग हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा कि मतलब मैक्सिमम ये स्प्लिट होंगे, मतलब बोल सकते हैं कि 40 to 50% इतने ही नॉर्मली होते हैं। तो इतने क्या होते हैं, यदि स्प्लिट हो रहा हो उसके जलीय विलयन में तो ऐसे एसिड को प्रबल अम्ल कहते हैं। डेफिनेशन आप लोग को याद रखना है ये चीजें, और एग्जाम्पल भी कुछ एग्जाम्पल याद रखना है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, अब बात करते हैं निर्बल अम्ल की कि निर्बल अम्ल क्या होता है। निर्बल अम्ल मीन्स यहाँ पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित हो रहा था लेकिन अब यहाँ नहीं होगा। तो जब यहाँ नहीं होगा मतलब वो अम्ल क्या बन जाएगा, निर्बल अम्ल बोल सकते हो उसे, जिसे वीक एसिड बोला जाता है। मीन्स वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं हो रहे हो तो ऐसे एसिड को, ऐसे अम्ल को बोला जाता है निर्बल अम्ल या फिर वीक एसिड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड हो गया ये, फिर इसके बाद एसिटिक एसिड हो गया और ये फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, ये जनरली चींटियों में पाया जाता है। तो ये फॉर्मिक एसिड, ये सारे जो एसिड हैं वो निर्बल अम्ल में आते हैं। ओके, तो आई होप ये दो पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये एसिड बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है, ऐसे एसिड। तो ये दो पॉइंट था हमने जो डिस्कस कर लिया एग्जाम के भी पॉइंट, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे अम्ल के प्रकार के बारे में डिस्कस किया मैंने। ओके, अब बात करने वाले हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में कि इनमें कुछ रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म हमने कंप्लीट कर दिया कि भौतिक गुणधर्म में क्या थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जनरली वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। फिर बोला गया था कि लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता था, ठीक है, ये होते थे। फिर जनरली फिर उसके H+ आयन होता था उसमें। तो ये जनरली क्या थे, अम्ल के बारे में था। अब हम अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप लोग ऐसे ही अब नेक्स्ट टॉपिक पे भी बने रहना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। ओके, हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ये यहाँ पे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में 3 गुणधर्म हमें पढ़ना है।
कि अम्ल का अलग अलग पदार्थ के साथ, अलग अलग तत्व के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराना है और हमें पता करना है कि कौन सा पदार्थ वाकई में उसके साथ अभिक्रिया करने के बाद बनता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, उसके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जैसे पहले यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म बताया गया है कि अम्ल का यदि धातु के साथ अभिक्रिया किया जाए, याद रखना है, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया किया जाए तो अभिक्रिया होने के पश्चात क्या बनेगा। तो आप लोग को याद रखना है कि यदि अम्ल को यदि मैं धातु के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो वो लवण मिस सॉल्ट बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्रिएट होता है। याद रखना है क्या क्रिएट होता है, हाइड्रोजन गैस क्रिएट होता है यदि मैं अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो। ओके, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाइड्रोजन गैस मतलब अम्ल के साथ किस चीज से अभिक्रिया कराया जाए कि हाइड्रोजन गैस क्रिएट होता है। तो जनरली क्या लिखोगे, धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्रिएट होता है। केवल हाइड्रोजन गैस नहीं, उसके साथ साथ लवण भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है, अम्ल में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं और यदि जिंक को धातु, यहाँ पे सक्रिय धातु याद रखना है, निष्क्रिय धातु का यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो यदि सक्रिय धातु को यदि मैं अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट जो क्या है एक लवण है और उसके साथ साथ क्या क्रिएट होगा, हाइड्रोजन गैस क्रिएट होगा। अब काफी बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर हाइड्रोजन गैस कैसे मालूम चला, कैसे मुझे वो दिखेगा क्या उसमें हाइड्रोजन गैस हो, जब गैस निकलेगा तो उस गैस में लिखा रहेगा हाइड्रोजन गैस है, H2 लिखा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रोजन गैस पहचानने का एक तरीका है कि यदि हाइड्रोजन गैस जहां से निकल रहा होगा उस अभिक्रिया से, यदि मैं उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाता हूं तो उसमें पॉप की साउंड आता है, फटफट की आवाज आने लगती है, जिससे हमें मालूम चलता है कि वो क्या है, एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के पास यदि मैं जलती हुई मोमबत्ती ले जाता हूं तो उसमें पॉप की साउंड आती है, मींस फटफट की आवाज आने लगती है, जिससे हमें मालूम चलता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो अब आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन गैस पहचानेंगे कैसे। ओके, सेकेंड अब बात करते हैं कि अम्ल को यदि मैं धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, दोनों में से कोई किसी के भी साथ अभिक्रिया कराओ तो उसके साथ क्या क्रिएट होगा, एक तो बनेगा भाई साहब लवण और सेकंड बनेगा जल, ये दोनों बनने वाले हैं, और जो थर्ड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट होगा। क्लियर, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो रहा था धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर, और यहां अम्ल का यदि मैं धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ अभिक्रिया कराऊं तो वो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ जल का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अम्ल में ले लिए भाई साहब HCl, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड धातु कार्बोनेट में मैंने ले लिया क्या, Na2CO3 ले लिया। इसके साथ साथ आप Na2SCO3 ले सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप दोनों में से। तो यदि मैं इन दोनों का अभिक्रिया कराता हूं तो क्या क्रिएट हुआ, पहला तो लवण बना सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हुआ CO3 और उसके साथ साथ H2O बना। कैसे, यहाँ पे HCl था Na2CO3 तो NaCl में पहला लवण बना तो Na आ गया सोडियम का यहाँ पे और Cl यहाँ पे आ गया 2NaCl, सोडियम के 2 अणु थे और यहाँ पे बैलेंसिंग कर लोगे आप लोग, क्लोरीन में भी 2 ले आते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग आप पहले भी मैंने सिखा दिया है, बैलेंसिंग करना आप वहाँ पे जाओ मेरे वीडियो देखो और उसमें आसानी से आप बैलेंस कर पाओगे। तो ये तो बात की बात है, आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे नमक मतलब सिंपल क्या हो गया, NaCl बना, लवण बना, और सेकंड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हुआ, और थर्ड जो होगा वो जल का निर्माण होगा। ओके, अब यहाँ पे इसमें भी क्वेश्चन आता है कि कैसे पहचानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। याद रखना ये क्वेश्चन आता ही है कि कोई भी आप लोग के एग्जाम में पूछा सकता है कि यदि अम्ल का इसके साथ अभिक्रिया कराओगे तब क्या निर्माण होगा। तो यदि अम्ल का धातु के साथ पूछा तो लवण और क्या लिख दोगे, हाइड्रोजन गैस। यदि अम्ल का धातु और कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ पूछ लिया तब क्या लिखोगे, तो आप लोग को लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में 1 या 2 एग्जाम्पल आप लोग को समझाना पड़ेगा। किताब में भी आप लोग एग्जाम्पल दिया ही गया है, वहां से भी आप वहां पे एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो यहाँ पे जनरली क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहचानने का तरीका क्या है कि यदि मैं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में उसे प्रवाहित करता हूं तो वो चूने के पानी का जो रंग होगा वो दूधिये रंग में बदल जाएगा। मीन्स में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CaOH2 के विलयन में चूने के पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3 और प्लस क्या होगा H2O बनेगा, पानी में वो दुधिया रंग होगा H2O बनेगा। यदि मैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रवाहित कराता हूं तो उसका जो मतलब बोल सकते हो कि उसका जो रंग होगा एकदम हट जाए, मतलब वो रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया पहचान में लोगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे क्रिएट हो रहा है। ओके, अब थर्ड बात करते हैं अम्ल का यदि मैं धात्विक ऑक्साइड या फिर धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराता हूं तब क्या निर्माण होगा। तो यदि मैं अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराता हूं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया याद रखना, बोल सकते हो जनरली ये तो एक्चुअली में बेस ही है। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो अम्ल और क्षार क्या अभिक्रिया, लवण और जल उदासीनीकरण वाला अभिक्रिया है। जनरली हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ अम्ल ले लिए HCl और यहाँ धात्विक ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड ले लिए, इनका अभिक्रिया कराने पर क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड बना और यहाँ पे H2O में जल का निर्माण हुआ। अब ये जो कॉपर क्लोराइड बना है वो होता है, उसका जो रंग होता है वो पीले रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये अभिक्रिया होता है। यदि मैं अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो जनरली लवण और पानी का निर्माण होता ही है। तो ये हमारा हो गया 3 टॉपिक, मतलब यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किया कि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, सेकंड डिस्कस किया कि अम्ल का धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और थर्ड हमने डिस्कस किया कि अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया या फिर बोल सकते हो क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बना। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किया, एक तो धातु के अम्ल के प्रकार और सेकंड डिस्कस किया अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। आई होप ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगा होगा और बहुत ही पसंद आया होगा ये टॉपिक जो है हमारा था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों लोग, तो आप लोग को ये टॉपिक जो है ऐसे मिस नहीं करना है, बिल्कुल ही सीरियसली स्टडी को एकदम फॉलो रखना है और कंटिन्यू स्टडी रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े और 4 दिन ऐसे खड़ा मार दे तो काम नहीं चलेगा। डेली आप लोगों को क्या करना है, 1-2 टॉपिक कंप्लीट ही करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम ना फेस करो। ठीक है, मेरा मोटिव ये रहेगा। ओके, तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, थैंक यू।